भारतीय दंड संहिता 1860। ये अधिनियम काफी वृहत है हमारे लिए, काफी बड़ा है, इसलिए इसे नोट फॉर्म में हमने तैयार किया है। इसको तैयार करने में हमने काफी सावधानी बरती है। फिर भी यदि कोई मिस्टेक या त्रुटि है तो उसके लिए आप एक बार डायरेक्ट का अध्ययन कर लें। अन्यथा हमने यथासंभव प्रयास किया है कि ये सटीक रहे। देखिए, अपराध और समाज का संबंध जो है प्राचीन काल से रहा है। पुराने टाइम में भी अपराध हुआ करते थे, जो आज भी होते हैं वो किसी न किसी रूप में आज उन्हें परिभाषित कर दिया गया है। पहले वो अपरिभाषित थे या उस टाइम के अकॉर्डिंग परिभाषित किए गए थे। और समाज को अपराधियों से बचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, चाहे वो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति रही हो, या फिर हम मनुस्मृति की बात करें, या फिर अन्य हमारी जो अर्थशास्त्र की बात करें, या अन्य हमारी जो पौराणिक बुक किताबें हैं उनसे बात करें, उनमें भी दंड का प्रावधान था। और इस टाइम जो वर्तमान समय में हम बात करें, कुछ टाइम से दंड संहिता या अन्य संहिताओं को संहिताबद्ध करने की वजह से उसमें दंड एक प्रॉपर मैनर में दिया गया है। और हम सभ्य समाज की बात करें, एक वेल सेटल सोसाइटी की बात करें, तो वहां पे दंड का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक शांति को भंग करने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। शांति और सुरक्षा से समाज को संरक्षित करने के लिए दंड राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी कि जब हमारे समाज या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है तो उसे पूरे समाज के विरुद्ध अपराध मान करके राज्य के द्वारा दंडित किया जाता है। प्रथम विधि आयोग है, उसकी स्थापना 1834 में की गई। इसका जो नेतृत्व किया गया, सुपरविजन किया गया, वो लॉर्ड मैकाले ने किया। 6 अक्टूबर 1860 को संहिता पास हुई, पारित हुई, और 1 जनवरी 1862 को ये लागू की गई। अब इसमें अपराध के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या है। पहला है मानव। अपराध किसी मानव के विरुद्ध होना चाहिए या मानव के द्वारा होना चाहिए। दूसरा, आपराधिक आशय। किसी व्यक्ति के द्वारा बिना आपराधिक आशय से किया गया अपराध अपराध की श्रेणी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और कृत्य ऐसा होना चाहिए, आशय हो लेकिन उसके प्रेजेंस में, हास्य के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल या ये कहें कि प्रायोगिक रूप से कार्य को करना भी चाहिए, और उससे किसी मानव को क्षति हो। ये 4 महत्वपूर्ण तत्व है। अब संहिता का विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत में है। इसके साथ ही सेक्शन 2 धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर यदि कोई अपराध करता है तो उसका दंड भारतीय दंड संहिता के अनुसार या संबंधित अपराध से रिलेटेड जो संहिता बनी हुई है, जो भी एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलेगा। धारा 3 है भारत से परे किंतु उसके भीतर विचारणीय अपराधों का दंड। यानी भारत से बाहर जाकर के कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है जो भारतीय अधिनियम के अकॉर्डिंग उसे दंड मिलना चाहिए, तो अपराधों का दंड धारा 3 के अंतर्गत आएगा। धारा 4 में भारतीय नागरिक द्वारा भारत से बाहर किया गया अपराध। कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत से बाहर जाकर के अपराध करता है, या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसमें व्यक्ति कोई भी हो सकता है, विमान और पोत भारत का होना चाहिए। थर्ड है किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए किया गया अपराध। ये कंप्यूटर साधन भारत के अंदर होना चाहिए। व्यक्ति कहीं बाहर से ऑपरेट कर सकता है लेकिन लक्ष्य भारत के अंदर किए गए, भारत के अंदर स्थित चीजों के ऊपर अटैक होना चाहिए।
धारा 5 है, सैन्य न्यायालय द्वारा दंड देने पर रोक नहीं होगी। यानी सैन्य न्यायालय अपने अधीन आने वाले व्यक्तियों को दंडित कर सकता है, उसके ऊपर आईपीसी का कोई बैरिकेड्स नहीं रहेंगे। धारा 6 है, परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। यानी कि जो परिभाषाएं हमारे यहाँ दी गई है आईपीसी के अंदर, वो आईपीसी के अंदर ही आने वाले सभी जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, उनके अध्ययन रहेगी। उन अपवादों के अंतर्गत ही परिभाषाओं का अर्थ लिया जाएगा। धारा 10 है, पुरुष किसी भी आयु का नर है और स्त्री में किसी भी आयु की नारी है, चाहे वो 1 वर्ष की हो, चाहे वो 50 वर्ष की हो, 100 वर्ष की हो, कैसा। धारा 14 है, सरकार का सेवक, कोई अधिकारी या सेवक, इसमें दोनों सरकार के सेवक आएंगे। धारा 21 है, लोक सेवक, विधि के अनुक्रम में नियुक्त कोई व्यक्ति जिसमें तीनों सेनाओं के न्यायाधीश, तीनों जो सेनाएं हैं उनके व्यक्ति आ जाएंगे, यानी लोग उनके आयुक्त वगैरह आ जाएंगे, न्यायाधीश आ जाएंगे, न्यायिक अधिकारी और कोई भी अन्य अधिकारी जिसका कर्तव्य लोक कर्तव्य, जिसका कार्य जो होता है वो लोक कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। इसमें न्यायालय का हर ऑफिसर, समापक, रिसीवर, कमिश्नर भी आ जाएगा। लोक सेवा की सहायता करने वाला जूरी का सदस्य और असेसर या पंचायत का सदस्य भी इसमें शामिल है। हर जो मध्यस्थ होगा या फिर मध्यस्थ के समान ही कोई लोक प्राधिकारी व्यक्ति जो किसी को परिरोध में रखने के लिए सक्षम हो, चाहे वो पुलिस वाला हो या चाहे किसी और पैरामिलिट्री या कोई भी ऐसी फोर्स हो जिसे परिरोध करने की कैपेसिटी दी गई हो, उसको पावर दी गई हो। अपराधों को नियंत्रित करने वाले, अपराधों की इतला देने वाले, जो अपराधों को नियंत्रित करते हैं वो, या फिर उनकी इतला देने वाले भी लोक सेवक कहलाएंगे। लोक स्वास्थ्य क्षेम की रक्षा करने वाले व्यक्ति भी लोक सेवक कहलाएंगे। सरकार की ओर से संपत्ति ग्रहण करने वाले, सरकारी किसी चीज का व्यय करने वाले, सर्वे करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, धन संबंधित कोई अन्वेषण या दस्तावेज बनाए या प्रमाणित करने वाले व्यक्ति भी लोक सेवक हैं। निर्वाचक नामावली तैयार करने वाले, प्रकाशित करने वाले और सरकार की सेवा या वेतन में हो वो सभी व्यक्ति लोक सेवक हैं। लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन लेता हो वो व्यक्ति भी लोक सेवक कहलाता है। नगर आयुक्त भी लोक सेवक है। इसी के साथ साथ धारा 22, जंगम संपत्ति या चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो मूर्त संपत्ति ही आती है इसमें, भूबद्ध या भूमि से जुड़ी हुई कोई संपत्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु जो भूबद्ध या भूमि से जुड़ी हुई हो वो इसमें शामिल नहीं है। धारा 23 जो है वो सदोष अभिलाभ है, यानी अवैध रूप से कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध सदोष हानि करता है, अब जो विधि रूप से उस हकदार व्यक्ति को हानि उससे होती हो। सदोष अभिलाभ और सदोष हानि की बात ये है। दूसरा है बेईमानी से, किसी को सदोष लाभ या किसी अन्य को सदोष हानि पहुंचाने के लिए जो कृत्य किया गया है वो बेईमानी से कहलाता है। धारा 25 है, कपट पूर्वक, तो कपट करने के आशय से कोई कार्य करता है वो कपट पूर्वक कहलाता है। धारा 26 है, विश्वास करने का कारण, हम किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास, नॉर्मली किसी के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पास यदि कोई पर्याप्त हेतु होता है, जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों पे विश्वास कर रहे हैं, हम किसी ऐसे विश्वासिक व्यक्ति के कोई ऐसे रिलेशंस में हैं, वहां पे अगर विश्वास कर रहे हैं तो वो एक साधारणतः विश्वास करने का कारण माना जाएगा, अनभिज्ञता नहीं मानी जाएगी। धारा 27 है, पति पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में कोई संपत्ति है तो वो उस मालिक की संपत्ति मानी जाएगी। यानी जिस व्यक्ति की पास संपत्ति है या फिर जिस व्यक्ति की पत्नी के पास कोई संपत्ति है, उसके लिपिक के पास या उसके सेवक के कब्जे में कोई संपत्ति, तो ऐसा माना जाएगा वो स्वयं जो मालिक है उसी व्यक्ति के पास है वो संपत्ति। कूटकरण, धारा 28, इसमें
4 पॉइंट है। एक वस्तु है जिसको या तो दूसरे इस वस्तु के समान बनाना, जिससे कि कोई व्यक्ति धोखा खा जाए कि ये तो वही वस्तु है जिसके समान उसे बनाया गया है, और ऐसा काम धोखा करने के आशय से किया गया हो, या फिर उससे धोखा किए जाने की संभावना हो। धारा 29 है, दस्तावेज किसी ऐसा विषय का द्योतक है, यानी किसी ऐसे विशेष है, हाथ से है, इसके समतुल्य अन्य रूप में प्रदर्शित हर वस्तु सम्मिलित है और इसे सामग्री साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सके। यानी कोई भी ऐसा विषय जिसके बारे में हम कोई बात करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई सामग्री हमारे पास कोई लिखी हुई या कहीं प्रदर्शित की गई है, वो वस्तु, और उसको हम साक्ष्य के रूप में भी प्रयोग में लें, चाहे वो दैनिक डायरी हो या फिर किसी चित्र के कहीं लिखा हुआ हमारा रिकॉर्ड हो। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से है कोई ऐसा आंकड़ा, रिकॉर्ड या उसके द्वारा प्राप्त की गई कोई फोटो प्रति या छाया प्रति, जैसे हम कंप्यूटर से फोटोकॉपी निकालते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप